Hello everyone. In this video, I am going to discuss extra question answers of the chapter Agriculture. आप जानते ही हैं कि एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो वो है एग्रीकल्चर। अलग अलग तरीके की कौन सी एग्रीकल्चर की फॉर्म होती है, फार्मिंग कैसे की जाती है, कहाँ कौन से एरिया में फार्मिंग की जाती है, उसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, ये सब जानकारी हम इस चैप्टर में पाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 3 सेक्टर्स ऑफ एक्टिविटीज़ डन बाय पीपल। वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, 3 प्रकार के सेक्टर आपको बताने हैं एक्टिविटीज़ के, लोग जिन्हें ज़्यादातर करते हैं। द वर्क और एक्टिविटीज़ डन बाय द पीपल, लोगों के द्वारा किया गया काम, या ये कहें लोगों के द्वारा की गई एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स में डिवाइड की जा सकती हैं। क्लासीफाइड का मतलब है डिवाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब ये यहाँ पर हमने चार्ट के रूप से भी आपको समझा दिया है, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि ये 3 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। अब इनसे क्या मतलब होता है? व्हाट आर द एक्टिविटीज़ अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? ऑल एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है मेकिंग, गुड्स को बनाना, किससे बनाना? विद नेचुरल रिसोर्सेज से। कैन बी क्लासीफाइड अंडर सेकेंडरी एक्टिविटीज़, उन्हें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहा जा सकता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स, क्योंकि ये सब नेचुरल चीज़ों से बनते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एक्टिविटीज़। अब इसमें यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से भी आप ये कुछ चीज़ों को पिक्चर देख के दिमाग में रख सकते हैं। इंडस्ट्रीज दैट यूज़ रॉ मटेरियल, रॉ का मतलब होता है कच्चा मटेरियल, टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू और मोर वैल्यूएबल, और दूसरा होता है कि रिजल्ट्स इन ए फिनिश्ड टेंजिबल प्रोडक्ट, और जब आप बनाते हैं तो फिनिश्ड प्रोडक्ट सामने बन के आता है। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। नाउ व्हाट आर टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? टर्शरी एक्टिविटीज़ आर दोज विच प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट देती हैं। एक्चुअली ये आप समझ सकते हैं कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो अब यहाँ पर हम इसका एक सम अप देख लेते हैं, तीनों का कंपैरिजन करके आपको अच्छे से इस मैप की हेल्प से याद रखने में सहूलियत रहेगी। तो पहला है प्राइमरी एक्टिविटी, जिसमें एग्रीकल्चर आता है, डेयरी आता है, फिशिंग आता है और फॉरेस्ट्री आता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग आती है और इंडस्ट्रीज़ आती हैं। तो जैसे ये चीज़ें बनती हैं तो नेचुरल चीज़ों से, ये सब की सब जो हैं सेकेंडरी सेक्टर में आती है। टर्शरी एक्टिविटीज़ में सर्विसेज आती हैं, इसको आप ध्यान में रखिए, जैसे बैंकिंग है या ये जितने भी व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन है वो सब आता है। एक इस पिक्चर को आप याद रख लीजिए तो आपको तीनों इन क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा आपके। हाउ वाज द वर्ड एग्रीकल्चर कॉइन्ड। कॉइन्ड का मतलब यहाँ पर है बना। वर्ड एग्रीकल्चर कैसे बना? द वर्ड एग्रीकल्चर इज द इंग्लिश एडाप्टेशन ऑफ द लैटिन वर्ड एग्रीकल्चरा। एग्रीकल्चरा वर्ड है लैटिन लैंग्वेज में, ये उससे इंग्लिश में अडॉप्ट किया गया है। एजर मीन्स फील्ड, एजर का मतलब फील्ड होता है, कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन होता है। इन द स्ट्रिक्ट सेंस, अगर हम स्ट्रिक्ट अर्थ कहें इसका, एग्रीकल्चर मीन्स टीलेज ऑफ द सॉइल। टीलेज का मतलब जोतना है, टिल जोतने को कहते हैं। जैसे यूज से यूसेज बनता है तो ऐसे ही टिल से टीलेज बनता है, यानी कि मिट्टी की, सॉइल की टीलेज। व्हाट इज मैंड बाय अरेबल लैंड। अरेबल लैंड किसे कहते हैं? जियोग्राफिकली अरेबल लैंड इज एन एग्रीकल्चरल टर्म। अरेबल लैंड
एग्रीकल्चर शब्द है, ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है लैंड दैट कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वो वाली लैंड जिसे आप क्रॉप उगाने के लिए यूज करते हैं, वो अरेबल लैंड कहलाती है। सिंपल सा अर्थ है इसका। वोट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्टीवेशन, अलग अलग तरीके के कल्टीवेशन यानी कि फसलें कौन सी होती हैं, इसे आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। एग्रीकल्चर है, ये कल्चर शब्द है, इसमें एग्री जुड़ेगा तो एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। अब एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है? रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, फसलें उगाना और जानवर पालना। सेरिकल्चर क्या होता है? रियरिंग का मतलब पालना है, सिल्क वर्म पालना एंड सिल्क प्रोडक्शन, और फिर सिल्क प्रोडक्शन करना, जैसे सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं, सिल्क के कपड़े बनते हैं। फिर है पिसिकल्चर, पिसिकल्चर फिश से याद रखिए आप, फिश पालने को पिसिकल्चर कहते हैं। और विटिकल्चर कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स उगाने की होती है एक एग्रीकल्चर की फॉर्म, उसे विटिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर कहते हैं ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी कि फल फ्रूट उगाने की जो कल्चर है उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अब यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन लिखे हुए भी देख सकते हैं। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्टीवेशन। अब एग्रीकल्चर क्या होता है? इज कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, मिट्टी पर कुछ उगाना, ग्रोइंग क्रॉप, फसलें उगाना, रियरिंग लाइव स्टॉक और जानवर पालना। लाइव स्टॉक का मतलब है एनिमल्स, कैटल। सेरिकल्चर होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू एक्सट्रैक्ट सिल्क, सिल्क निकालने के लिए सिल्क वॉर्म को पालना सेरिकल्चर कहा जाता है। पिसिकल्चर कहा जाता है ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पोन्ड्स, स्पेशल तरीके के टैंक बनाते हैं, पोन्ड बनाते हैं, उसमें फिश को पालते हैं, उसे पिसिकल्चर कहते हैं। विटिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की खेती। और हॉर्टिकल्चर होता है ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। आप सोचते हैं कितने सारे फ्लावर्स आते हैं, दीपावली होती है तो ये मंदिरों के पास इतने सारे फूल मिलते हैं, जबकि गमले में तो कितने फूल उगते हैं, थोड़े जो उगते हैं, तो इतने सारे कहाँ से आते हैं? तो इनकी खेती की जाती है, बड़े बड़े जो खेत होते हैं वहाँ खेती की जाती है, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हाउ इज फार्मिंग क्लासिफाइड? फार्मिंग को क्लासिफाइड कैसे करते हैं? फार्मिंग कैन बी ब्रॉडली, मोटे तौर पर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। यहाँ पर इससे भी आप इसमें देख सकते हैं कि ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये देखो एक लेडी खेत में काम कर रही है तो ये अपने लिए उगाना, ये इतने बड़े बड़े फार्म होते हैं, यानी कि बेचने के लिए जो खेती की जाती है, जब फसलें हम बेचते हैं लार्ज स्केल पे, तो बड़े बड़े खेत फार्म होते हैं, तो वो कमर्शियल फार्मिंग होती है, और डिटेल में भी आप पढ़ेंगे। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। अभी जैसे पिक्चर दिखाई आपको, एक लेडी खेती कर रही है, तो जब फार्मर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए फार्मिंग करता है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है। लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस नहीं होती है। हाउस होल्ड लेबर, जो घर के लोग होते हैं वही मजदूरी कर लेते हैं खेत पर, टू प्रोड्यूस ए स्मॉल आउटपुट, और उससे जो आउटपुट यानी कि जो फसल उगती है, कल्टीवेशन होता है, वो भी थोड़ा होता है। जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, द फार्मर कल्टिवेट्स ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स, सिंपल टूल यूज़ करता है, लैंड का प्लॉट भी छोटा होता है, ज़्यादा लेबर लगानी पड़ती है। मोर देन वन क्रॉप इज़ ग्रोन एनुअली, एक से ज़्यादा क्रॉप उगाई जाती है। ऑन द सेम प्लॉट, एक ही प्लॉट पर है। द क्लाइमेट इज़ फेवरेबल, क्लाइमेट फेवरेबल होती है, अनुकूल होती है, और सॉयल फर्टाइल होती है। राइस इज़ द मेन क्रॉप, राइस इसकी मेन क्रॉप है। अदर क्रॉप्स में होती हैं वीट, गेहूँ, मेज, पल्सेस यानी कि दालें, और ऑयल सीड्स जैसे तिल वगैरह होते हैं। अब ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, राइस की ये लगा रहे हैं, ऐसे पौध लगानी होती है पानी भर के खेत में,
तो ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एग्जाम्पल है, इसे आप आगे याद रख सकते हैं पिक्चर से। अब इंटेंसिव जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, कि जहाँ पर मानसून की रेन आती है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उन एरियाज में ये इस प्रकार की एग्रीकल्चर की जाती है। तो ये साउथ है, साउथ ईस्ट है, और ईस्ट है एशिया का। आप जानते हैं इंडिया भी एशिया में ही आता है, और ये एशिया के साउथ में है। व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग? नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है? नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड। सेमी एरिड का मतलब होता है बिल्कुल ड्राई। एरिड का लिखा है, देखो मीनिंग। सेमी एरिड जहाँ ड्राइनेस थोड़ी कम कम है, उन रीजन में जो कि सहारा, सेंट्रल एशिया, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे कि राजस्थान है, जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। इन नोमैडिक फार्मिंग herdsmen move from one place to another with their animals। अपने एनिमल्स को लेके वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? कि जहाँ पे फोडर अवेलेबल हो, चारा हो, उन्हें खिलाने के लिए अवेलेबल हो, वाटर हो, अलॉन्ग ए डेफिनेट रूट। उनका एक निश्चित रूट होता है, भाई इस सीजन में इतना यहाँ ठहर के फिर आगे जाना है। द नॉमड्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द रेस्ट्रेंट्स ऑफ द क्लाइमेट एंड लैंड। लैंड और क्लाइमेट की रुकावटों की वजह से जाते हैं, मतलब जहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा, ग्रास अवेलेबल होगी अपने एनिमल्स को खिलाने के लिए, वो वहाँ पे मूव करते रहते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होती रहती है। शीप, कैमल, याक, गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड बाय द नोमड्स। इन जानवरों को पालते हैं। अब राजस्थान के तो कैमल ही पालेंगे। दीज एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, इससे उन्हें मिल्क भी मिलता है, मीट मिलता है, वूल मिलती है, हाइड्स, स्किन एंड अदर प्रोडक्ट टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो उनकी फैमिली के लिए ये सब चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं। अब नोमैडिक रीजन ये हैं, एशिया का है, अफ्रीका का ये वाला हिस्सा है, जो ब्राउन कलर से है, ये सब वो रीजन दिखाया है जहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। अब आप इसमें इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में आपको दिखेगा कि ये दिखाया गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर फिर ये राजस्थान का एरिया आता है, तो वहाँ पर नोमैडिक फार्मिंग की जाती है। इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ एशिया, एशिया का जो ड्रायर पार्ट्स है, साउथ वेस्ट एशिया, ये एशिया का ये साउथ वेस्ट पार्ट कहलाता है। ये एशिया है ना, तो साउथ वेस्ट पार्ट में मोस्ट रूरल पीपल, जो गांव के लोग होते हैं, मेक ए लिविंग बाय रेजिंग लाइव स्टॉक। वो जानवरों को पालते हैं, उससे अपनी जीविका चलाते हैं। मैनी आर नोमड्स, ज़्यादातर लोग नोमड्स हैं। वो मूव विद देयर हर्ड्स ऑफ एनिमल। हर्ड्स का मतलब झुंड होता है। वो अपने जानवरों के झुंड को लेकर घूमते रहते हैं। ओवर लार्ज टेरिटरीज, बड़ी बड़ी एरियाज में जाते हैं। कॉन्स्टेंटली सीकिंग गुड सप्लाईज ऑफ ग्रास, और उस जगह चलते रहते हैं जहाँ पे उन्हें ग्रास ज़्यादा मात्रा में मिले एंड वाटर, और वाटर भी मिले। द पीपल लिव सिंपली, लोग बड़ा सिंपल लाइफ जीते हैं। कैरी देयर टेंट, टेंट अपने साथ साथ लेके चलते हैं। आपने देखा भी होगा कहीं पर लोग टेंट बना के रह रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है ये टेंट बना के क्यों रह रहे होते हैं? और गरीब से लोग होते हैं, तो वो यही वाले लोग होते हैं। एंड बिलोंगिंग्स विद, अपना सामान, बिलोंगिंग का मतलब है सामान, अपना जरूरी सामान अपने साथ लेके चलते हैं। दे रियर एनिमल्स, एनिमल्स को पालते हैं, जैसे गोट्स, शीप, कैमल्स और यैक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग? इन दोनों फार्मिंग में फ़र्क क्या होता है? इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। अभी मैंने एक पिक्चर दिखाई थी, तो उसमें आपको बताया था जो बड़ा था फार्म, वहाँ पर एनिमल्स को भी पाला जाता है, खेती भी की जाती है, लेकिन वो अपने पर्पज़ के लिए नहीं होता, वो बेचने के लिए होता है। दैट इज़ फॉर कमर्शियल पर्पज़। कमर्शियल का मतलब ही बिजनेस होता है, तो वो बिजनेस पर्पज़ के लिए होती है। वाइल इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली फॉर द फार्मर्स फैमिली नीड्स। जबकि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में किसान की लैंड कम होती है और वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करते हैं। उनके टूल्स भी बिल्कुल ऑर्डिनरी होते हैं, और साथ में लेबर भी वो लोग ही खुद ही करते हैं, जो जितना भी वहाँ पर काम होता है उसे स्वयं करते हैं। जबकि कमर्शियल फार्मिंग में मशीनों के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी हेल्प से,
क्रॉप्स आर ग्रोन एनिमल्स रियर्ड, दो काम, फसलें भी उगाई जाती हैं और एनिमल्स भी पाले जाते हैं। दोनों चीज़ें मार्केट में बेचने के लिए की जाती हैं। द लार्ज एरिया, बड़ा बड़े फार्म होते हैं, उन पर खेती की जाती है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से मतलब यहाँ पर राजधानी नहीं है, पैसा, मनी, बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं वो लोग। वर्क डन बाय मशीन, और ज़्यादातर काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। वॉट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग? अब कमर्शियल फार्मिंग की 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? 3 कैटेगरीज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग आर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये 3 होती हैं। व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग? अब मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड, जो लैंड होती है वो फूड उगाने के लिए, और फोडर क्रॉप जो चारा होता है जानवरों को खिलाने के लिए, उसे उगाने के लिए होती है। रियरिंग लाइव स्टॉक, और जानवरों को पालते हैं। प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, इसे कहाँ मिक्स फार्मिंग कहाँ होती है? यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में होती है ये। मिक्स्ड क्रॉपिंग इन्वॉल्व द साइमल्टेनियस ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इंटरमिंगल्ड ऑन द सेम लैंड, सेम लैंड पर एक समय में ही। साइमल्टेनियस का मतलब है एट द सेम टाइम, एक ही साथ वो 2 या 3 क्रॉप्स को मिला के उगाते हैं। इस मिक्स से याद रखिए, मिक्स फार्मिंग इज द कंबाइनिंग ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज ऑन द सेम फार्म, सेम फार्म पर ही 2 प्रकार के अलग अलग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को जोड़ के करना। ए टिपिकल केस ऑफ मिक्स फार्मिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप एंटरप्राइज विद डेयरी फार्मिंग, यानी कि क्रॉप भी उगाते हैं और साथ में चारा भी उगाते हैं, जानवर भी पालते हैं। दैट इज क्रॉप कल्टीवेशन एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में बी ट्रीटेड एज ए स्पेशल केस ऑफ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है विभिन्न, जिसमें विभिन्न तरह की खेती की जाती है, उस तरह की उसका एग्जाम्पल है ये। दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरप्राइजेज सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए आपने खेती उगाई, खेत में फोडर उगाया तो अपने जानवरों को खिलाया, और जिन जानवरों को खिला रहे हैं वो आपके खेत पे काम करेंगे। एड टू द फार्मर्स प्रॉफिटेबिलिटी, इससे फार्मर का प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाता है। वोट आर एडवांटेजेस इन मिक्स्ड क्रॉपिंग? मिक्स्ड क्रॉपिंग के एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेज का मतलब क्या होता है? बेनिफिट्स। द एडवांटेजेस इन मिक्स्ड क्रॉपिंग आर ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ यील्ड, यील्ड का मतलब होता है पैदावार, ओवर डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन होते हैं तो उसमें पैदावार होगी ही होगी। मतलब जब आप किसी सीजन में कोई सी ज़्यादा हो जाएगी, किसी सीजन में कोई सी ज़्यादा हो जाएगी। बेटर यूज़ ऑफ ग्रोथ रिसोर्सेज, जो ग्रोथ रिसोर्सेज है उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बेटर कंट्रोल ऑफ वीड्स, पेस्ट एंड डिजीज, वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, पेस्ट कहते हैं बीमारियों को, जो फसलों की बीमारियां होती हैं उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। वन क्रॉप में प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू अनदर, एक क्रॉप दूसरे वाले को सपोर्ट देती है। वन क्रॉप प्रोवाइड शेल्टर टू द अदर क्रॉप। इरोजन कंट्रोल थ्रू प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूस लीफ कवर ओवर द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस पे लगातार लीफ कवर दिया जाता है जिससे कि मिट्टी नहीं कटती है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। बेनिफिट टू स्मॉल फार्मर्स ऑफ लिमिटेड मीन, जिनके पास सीमित साधन है उन फार्मर्स को, छोटे फार्मर्स को बहुत फायदा होता है इससे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वन इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन, जो एरिया कल्टीवेट जिस पे यानी खेती के लायक जो आपके पास ज़मीन है उस पे आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन ए ईयर, एक ही साल में बहुत सारी फसलें उगा सकते हैं नेचुरली, फिर फ़ायदा ज़्यादा होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाय इम्प्रूविंग इरीगेशनल फैसिलिटीज एंड यूजिंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके और जो इरिगेशन की, सिंचाई की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको और सुधार करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। यूज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स,
HYY सीड्स, यानी कि जिनसे ज़्यादा पैदावार मिलती है, ऐसे सीड्स यूज़ किए जा सकते हैं। मशीनरी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की यूज़ की जा सकती है कल्टीवेशन के लिए, तो इसके यूज़ करने से क्रॉप यील्ड यानी कि पैदावार ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये फ़ायदे हैं इसके। राइट ए नोट ऑन मुन्ना लाल एंड हिज फार्म लैंड। मुन्ना लाल और उसके फार्म लैंड के ऊपर एक नोट लिखिए। मुन्ना लाल फार्म लैंड इज़ फर्टाइल। मुन्ना लाल की जो फार्म लैंड है वो बड़ी फर्टाइल है। एंड ही ग्रोज 2 क्रॉप्स इन ए ईयर। साल भर में 2 फसलें उगाता है, व्हीट और राइस एंड पल्सेस और दालें। ही परचेजेज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। ज़्यादा पैदावार देने वाले HYY सीड्स वो खरीदता है फ्रॉम मार्केट एवरी ऑल्टरनेट ईयर, एक साल छोड़ के एक साल। ही रेंट्स ए ट्रैक्टर फॉर प्लोइंग हिज फील्ड। और अपने फील्ड पे हल जोतने के लिए ट्रैक्टर लेता है किराए पर। इरीगेट्स इट फ्रॉम ट्यूबवेल। और जो उसका ट्यूबवेल है वहाँ पर उसके फार्म में, उससे सिंचाई करता है। नियर फार्म फॉर विच ही पेज रेंट, उसका भी वो रेंट देता है। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 बुफेलो। उसके 2 बुफेलो भी हैं। एंड ए फ्यू हैंड, थोड़ी सी हैंड्स हैं। ही सेल द मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर। कोऑपरेटिव स्टोर में मिल्क बेचता है, लोकेट इन द नियर बाई टाउन, जो कि पास के टाउन में ही है। All the members of the family help him in various farm activities। जो बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं खेत पे करने के लिए, उसमें सारे उसकी फैमिली के मेंबर्स हेल्प करते हैं। मुन्ना लाल टेक्स द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स। जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उनसे वो सलाह भी लेता है। एंड ऑफिसर्स इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी रिगार्डिंग, किस बारे में सलाह लेता है? रिगार्डिंग फार्मिंग मेथड्स के बारे में। एंड ऑन द टाइप ऑफ फोडर फॉर एनिमल्स। उसे अपने एनिमल्स को कौन सा फोडर खिलाना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइव स्टॉक। और जानवरों की हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए, उनके बारे में वो उनसे हेल्प लेता है। समटाइम्स, कभी कभी, ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम ए बैंक। कभी कभी बैंक से लोन भी लेता है। और द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी कभी कभी लेता है। टू बाय सीड्स, बीज खरीदने के लिए। एंड फार्म इम्प्लीमेंट, और फार्मिंग के औजार इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए। एज मुन्ना लाल डज नॉट हैव द फैसिलिटीज टू स्टोर हिज क्रॉप्स। मुन्ना लाल के पास अपनी फसल को स्टोर करने की फैसिलिटीज नहीं है। ही सेल्स इट इन द लोकल मंडी एट ए नॉमिनल रेट। तो उसे कम रेट पर ही, जो लोकल मंडी है, वहीं अपने प्रोड्यूस को, अपने यील्ड को, अपनी पैदावार को बेचना पड़ता है। आई होप कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई और क्वेरी है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।